कर्सर। तो फाइनली कर्सर कर्सर का हमने इंट्रोडक्शन देखा, कर्सर के हमने टाइप देखे और कुछ और चीजें देखी। तो एक 2 मिनट में मैं रिवाइज कराता हूँ लास्ट लेक्चर का। कर्सर, व्हाट इज कर्सर? सो अ कर्सर इज अ एसक्यूएल स्टेटमेंट आइदर सिलेक्ट और डीएमएल। हो सकता है कि वो सिलेक्ट हो और डीएमएल हो। अगर वो डीएमएल होगा तो डायरेक्टली कहाँ लिखा जाएगा? बिगिन सेक्शन के अंदर में लिखा जाएगा। डीएमएल मतलब क्या? डीएमएल मतलब या तो इंसर्ट होगा, या तो अपडेट होगा, या तो डिलीट होगा। तो आज के बाद बिगिन के अंदर आप सिलेक्ट इंसर्ट देखें, अपडेट देखें, डिलीट देखें, आंख बंद करके बोल देना दैट इज अ कर्सर। फिर हमें बोला गया कि there are two types of cursor, implicit cursor and explicit cursor. Implicit cursor directly written in the begin section. इम्प्लिसिट कर्सर आप डायरेक्टली कहाँ लिखे जाओगे? बिगिन सेक्शन। मतलब आज के बाद कभी भी इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, अगर आप बिगिन में देखेंगे तो समझ जाना कि ये कौन सा कर्सर है? इम्प्लिसिट कर्सर है। और एक्सप्लिसिट कर्सर में सिर्फ आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इम्प्लिसिट में आप क्या कर सकते हो? सिलेक्ट भी कर सकते हो एज वेल एज इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और भी कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद बिगिन सेक्शन के अंदर कभी भी अगर आपने इंसर्ट देखा, अपडेट देखा, डिलीट देखा और सिलेक्ट देखा तो समझ जाना वो इम्प्लिसिट कर्सर है। और एक्सप्लिसिट कर्सर सिर्फ क्या होता है? सिलेक्ट। तो चलिए हम डिफरेंस बिटवीन देखते हैं कि दोनों सिलेक्ट में क्या डिफरेंस है, इम्प्लिसिट सिलेक्ट में क्या डिफरेंस है और एक्सप्लिसिट में। फिर हमने देखा कि जो एक्सप्लिसिट कर्सर होता है पहले वो किसी नाम से डिक्लेयर किया जाता है, कर्सर C1 इज सिलेक्ट, जो भी स्टेटमेंट है। तो याद रखना जब ये स्टेटमेंट फायर होती है तो ये सिलेक्ट स्टेटमेंट किसके नाम से जानी जाती है? तो C1 के नाम से जानी जाती है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। याद रखिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर नहीं होती है, मतलब नहीं होती है। ये सिलेक्ट स्टेटमेंट C1 के नाम से जाना जाता है। बिगिन ओपन C1। ओपन C1 करते वक्त दो चीजें होती हैं, सारी की सारी रो फेच करके, मतलब C1 की जगह ये सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर होगी तो ये सारी की सारी रो फेच करके लाएगा और पॉइंटर को फर्स्ट रो में ले जाके क्या कर देगा? सेट कर देगा, जो हम जस्ट आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर आप ओपन C1 बोला तो ये C1 ये सिलेक्ट के लिए, लेकिन सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट अगर आप डायरेक्टली सिलेक्ट लिखते हो बिगिन में तो ऐसे केस में वो इम्प्लिसिट कर्सर माना जाएगा। ओके, लेकिन अगर एक्सप्लिसिट है तो पहले वो डिक्लेयर किया जाएगा फिर उस नाम से हैंडल किया जाएगा। इम्प्लिसिट में आप सिलेक्ट कर सकते हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन एक्सप्लिसिट में सिर्फ आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ओके, उसके बाद हमने बात किया था कि क्या होता है एक्चुअली जब हम बोलते हैं कि ओपन डिक्लेयर कर्सर इज, कर्सर का नाम इज सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या होता है? द एसोसिएशन ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट नेम ऑफ द कर्सर C1। जैसे हम डिक्लेयर कर्सर C1 इज सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये सिलेक्ट स्टेटमेंट C1 के नाम से जानी जाती है, दैट्स ऑल। दैट इज दैट एसोसिएशन ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट नेम ऑफ द कर्सर C1। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? ओपन कर्सर नेम। तो when we fire open C1, so instead of C1 the select statement is executed। वो C1 की जगह select statement फायर होगी, सारी की सारी रो फेच करके लाएगा और पॉइंटर को फर्स्ट रो में ले जाके क्या कर देगा? सेट कर देगा। फेच ऑल द रोज एंड सेट पॉइंटर टू द फर्स्ट रो। ये देखो इस तरह से मैंने बताई थी। अब सर उसके बाद रो फेच करके लाना है तो आपको फेच कर्सर का नाम लिखना। फेच कर्सर का नाम क्या करता है? जो पॉइंटर फर्स्ट रो में सेट था, जो पॉइंटर फर्स्ट रो में सेट था वो पहली रो उठा के लाएगा, पहली रो उठा के लाएगा और C1 में रख देगा, C1 में रख देगा और रखने के बाद पॉइंटर जो एरो है नेक्स्ट रो में ले जाके क्या कर देगा? सेट कर देगा, नेक्स्ट रो में ले जाके सेट हो जाएगा। सर अगर आपको नेक्स्ट रो लाना है तो फिर से फेच लिखो, नेक्स्ट रो लाना है तो फिर से फेच लिखो। तो ये सर बार बार फेच लिखने की बजाय, इसलिए फेच को किस में लिखा जाता है? लूप के अंदर, क्योंकि लूप ने हमें क्या सिखाया है? रिपीटेशन। आपने सी में पढ़ा होगा कि भाई रिपीटेशन इज नथिंग बट अ लूप। अगर एक ही स्टेटमेंट हमको बार बार एग्जीक्यूट करना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? लूप का। इसलिए जो फेच होता है ना हमेशा लूप के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद कर्सर को ओपन किया है तो कर्सर को आपने क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज मेमोरी ऑक्युपाई होगी और एरर नहीं आएगा सर, लेकिन कर्सर को क्लोज करेंगे तो रिसोर्सेस हमारे कम हो जाएंगे, दैट्स इट। ये मैंने बात की एक्सप्लिसिट कर्सर की। अब सर हमने इम्प्लिसिट कर्सर बता दिया क्या होगा, हमने एक्सप्लिसिट कर्सर क्या हो गया वो बता दिया, लेकिन अभी हमने इसके बेस पर प्रोग्राम नहीं लिए। तो चलिए हम प्रोग्राम लेना शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ और चीजें, एडिशनल चीजें, कि एक नोट करके या फिर हम बोल सकते हैं इम्प्लिसिट कर्सर फेच, और हम बोल सकते हैं एक्सप्लिसिट के बारे में, एक्सप्लिसिट कर्सर फेच सिंगल रो
मल्टीपल रोज और मे बी नो रोज। हो सकता है वो एक रो फेच करके लाए, एक से ज्यादा रो फेच करके लाए, और हो सकता है कि वो रो फेच करके ना लाए। इट डू नॉट रेज एन एक्सेप्शन, ये कोई एक्सेप्शन रेज नहीं करता, ये कोई एक्सेप्शन रेज नहीं करता। अगर नहीं भी लाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सप्लिसिट के बारे में बात कर रहे हैं। बट इम्प्लिसिट कर्सर डिजाइन फॉर फेचिंग सिंगल रोज, कितनी रो फेच करने के लिए बनाया गया है? एक रो फेच करने के लिए बनाया गया है। इफ इट फेच मोर देन वन रोज then it raise exception to underscore many underscore rows। अगर एक से ज्यादा रो फेच करके लाएगा तो क्या बोलेगा? टू अंडरस्कोर मैनी अंडरस्कोर रोज। इफ नो रोज फेच, अगर एक भी रो फेच करके नहीं लाता, इट रेज एन एक्सेप्शन नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड। अगर एक भी रो फेच करके नहीं लाएगा तो बोलेगा नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड। तो सर याद रखना, जो इम्प्लिसिट सिलेक्ट है, जो इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट कर्सर है, एक रो फेच करने के लिए बनाया गया है। अगर एक से ज्यादा भी फेच करके लाएगा तो बोलेगा टू अंडरस्कोर मैनी अंडरस्कोर रोज। एक भी फेच करके नहीं लाएगा तो नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड। लेकिन याद रखना कि जबकि एक्सप्लिसिट कर्सर जो है वो एक भी रो नहीं लाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक से ज्यादा लाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक रो लाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इम्प्लिसिट कर्सर ना बोल के इम्प्लिसिट सिलेक्ट हम बोल सकते हैं। एक रो फेच करने के लिए बनाया गया, एक रो। एक से ज्यादा फेच करके लाएगा तो बोलेगा टू अंडरस्कोर मैनी अंडरस्कोर रोज। एक भी रो फेच करके नहीं लाएगा तो नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, मैं नोट करके लिख रहा हूं, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। नोट ये है, दिस रूल applicable for only implicit select, not for insert, update and delete। एक बात याद रखना सर, ये जो रूल है सिर्फ किसके लिए लागू होता है? ये रूल लागू होता है सिर्फ इम्प्लिसिट सिलेक्ट के लिए। बाकी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के लिए लागू नहीं होगा। मतलब एक से ज्यादा रो इंसर्ट हो गई तो भी कोई एक्सेप्शन नहीं, एक भी रो इंसर्ट नहीं हुई तो भी कोई एक्सेप्शन नहीं, एक से ज्यादा अपडेट हो गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक भी अपडेट नहीं हुई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक से ज्यादा डिलीट हो गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, या नहीं हुई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक हुई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ये जो रूल बताया मैंने इम्प्लिसिट सिलेक्ट को लेके बताया, मतलब एक से ज्यादा रो फेच करके लाएगा तो एक्सेप्शन, सिलेक्ट इनटू लिख देता हूं। ओके, तो एक से ज्यादा फेच करके लाया तो भी प्रॉब्लम है, एक भी नहीं लाया तो भी प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर एक ही रो के लिए बनाया गया है। ओके, तो फिर कब यूज करते हैं? नॉर्मली वी यूज implicit select for एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन एक ही रो फेच करके लाता है तो नॉर्मली एग्रीगेट फंक्शन के लिए यूज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक से ज्यादा फेच करके लाएगा तो प्रॉब्लम, नहीं लाएगा तो प्रॉब्लम, एक लाया तो कोई इशू नहीं, सिलेक्ट इनटू। लेकिन अगर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट भी तो इम्प्लिसिट का पार्ट है, लेकिन ये एक से ज्यादा इंसर्ट हो गई, अपडेट हो गई, डिलीट हो गई, एक भी नहीं हुई तो भी कोई उस केस में ये एक्सेप्शन रेज नहीं होगा। ये रूल सिर्फ इम्प्लिसिट सिलेक्ट के लिए, बाकी के लिए नहीं है। और एक्सप्लिसिट तो एक से ज्यादा भी ला सकता है, एक भी ला सकता है, कितने भी ला सकता है। तो चलिए सर, अब हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? कुछ पूछना है? ये स्टेटमेंट समझ में आई क्या?
सर एक्सप्लिसिट वाला एक बार बताओ। हाँ हाँ, ओके एक सेकंड। हाँ, इम्प्लिसिट की मैंने क्या बोला कि इम्प्लिसिट क्या कर रहा है, इम्प्लिसिट जो सिलेक्ट है, देखो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था आप इम्प्लिसिट में चारों ऑपरेशन कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और लेकिन एक्सप्लिसिट में सिर्फ आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो पहले दोनों में डिफरेंस समझो, दोनों में डिफरेंस क्या है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में। तो मैंने आपको बताया कि एक्सप्लिसिट सिलेक्ट जो है वो फेच सिंगल रो, मल्टीपल रो और मे बी नो रोज, एक भी रो फेच करके ला सकता है, एक भी ज्यादा भी फेच करके ला सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं लाया, ये कोई किसी भी केस में एक्सेप्शन रेज नहीं करता, किसी भी केस में एक्सेप्शन रेज नहीं करता एक्सप्लिसिट कर्सर। एक्सप्लिसिट में सिर्फ आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इम्प्लिसिट में अगर आप देखोगे तो आप सिलेक्ट के अलावा बाकी भी तो कर सकते हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो क्या बताया जा रहा है कि अगर आप इम्प्लिसिट सिलेक्ट इनटू यूज करते हो तो ये एक ही रो फेच करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर ये एक से ज्यादा रो फेच करके लाएगा तो कौन सा एक्सेप्शन रेज करेगा, टू अंडरस्कोर मैनी अंडरस्कोर रोज। अगर ये सिंपलिसिट सिलेक्ट एक भी रो फेच करके नहीं लाया तो बोलेगा नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड। ओके, लेकिन ये रूल सिर्फ इम्प्लिसिट सिलेक्ट में लागू होता है, ये वाले एक्सेप्शन का। उसी के इम्प्लिसिट में और एक तीन चीजें हैं ना, इंसर्ट भी है, अपडेट भी है और डिलीट भी है। जब ये तीनों है तो ऐसे केस में ये जो तीन है ये रूल अप्लाई इनके लिए नहीं होता, ये अप्लाई सिर्फ किसके लिए होता है, सिर्फ इसके लिए होता है, इम्प्लिसिट सिलेक्ट के लिए होता है, लेकिन इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के लिए नहीं होता है। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के लिए ये रूल फॉलो नहीं होता। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि आखिर ये भी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट भी तो किसका हिस्सा है, इम्प्लिसिट कर्सर का ही तो हिस्सा है। समझ में आया? सर एग्रीगेट फंक्शन क्या है? एग्रीगेट फंक्शन सर अगर आपको याद होगा तो ग्रुप फंक्शन था, एवरेज है, मैक्स है, मीन है, काउंट है, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट फंक्शन। पढ़े थे ना अपन ने ग्रुप फंक्शन। क्लियर है? एनी डाउट? यस यस सर। सर। ओके, चलिए अब हम प्रोग्राम लेते हैं तो और क्लियर होगा पिक्चर। नॉर्मली जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो आते बराबर सबसे पहले लिखते हैं सेट सर्वर आउटपुट ऑन, और लिख देते हैं सेट वेरीफाई ऑफ। चलिए अब मैं एक्सेप्शन रेज करने की बात करता हूं। चलिए देखिए, मैं जाता हूं, सबसे पहले मैं बोलता हूं डिक्लेयर, और मैं ले लेता हूं एक्स नंबर, और मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूं 4, और उसके बाद बिगिन। उसके बाद मैं क्या बोलता हूं कि सिलेक्ट DEPTNO, सिलेक्ट DEPTNO इनटू एक्स। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जाओ डिपार्टमेंट नंबर फेच करके लाओ और उठा के वो डिपार्टमेंट नंबर किस में डाल दो, एक्स में डाल दो। किस में डाल दो? एक्स में डाल दो। सिलेक्ट DEPTNO, सिलेक्ट DEPTNO इनटू एक्स, एक्स का टाइप भी नंबर है, उसका टाइप भी नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर लाओ इनटू एक्स फ्रॉम EMP वेयर, वेयर नहीं देता मैं अभी फिलहाल, और मैं यहां लिख दूंगा कि मैं लिख दूंगा DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि DEPTNO इज इक्वल टू सिंगल कोट में पाइपलाइन, एक रो आएगा तो मैं बोलूंगा सिलेक्ट, हाँ ठीक है, एक्स, एक्स लिख दूंगा, एक्स में वैल्यू आएगी, दैट्स इट। और उसके बाद मैं जाता हूं, उसके बाद मैं लिख देता हूं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। और मुझे बताइए सर, अगर मैं ऐसा लिखता सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP तो कितनी रो फेच करके हो आती? बताइए ना सर, फटाफट बताइए सर। अगर मैं लिखता सिलेक्ट DEPTNO फ्रॉम EMP, अगर क्वेरी लिखूंगा तो क्या होगा? डिपार्टमेंट एक बस
यस यस, बोलिए बोलिए। सर एक ही रो फेच करके लाएंगे ना फिर। क्यों लाएगा मैडम? आपने कोई फिल्टर लगाया है क्या? कोई वेयर क्लॉज लगाई है क्या आपने? आपने कोई वेयर क्लॉज लगाई है? आपने बोला है कि जिसका नाम ये होगा वही लाना, जिसका डिपार्टमेंट जिसका ईएमपीएनओ ये है वही लाना, ऐसा बोला है कहीं आपने? मैंने बोला ऐसा? मैंने बोला सिलेक्ट डीईपीटीएनओ फ्रॉम ईएमपी बोला, तो क्या मैंने बोला ऐसा कि यही रो फेच करके लाना? मैंने तो बोल रहा हूँ जाओ ईएमपी से डिपार्टमेंट नंबर लेके आओ, तो फिर एक रो कैसे लाएगा? सर वो इम्प्लिसिट सिलेक्ट है ना, इसलिए। सर ऐसा नहीं होता, आपने क्वेरी के लिए अपना बिहेवियर नहीं बदलेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि सिलेक्ट डीईपीटीएनओ फ्रॉम ईएमपी तो क्या लेके आएगा? तो बड़े अजीब से जवाब मिल रहे हैं। सिंपल सी क्वेरी मैं पूछ रहा हूँ तो भाई जितने डिपार्टमेंट नंबर है वो सारे लेके आएगा ना सर। आप कोई फिल्टर लगा रहे हो क्या? डीपीटीएनओ ही लाएगा। डिपार्टमेंट नंबर लेके आएगा सर, दैट्स इट। सिंपल सी क्वेरी पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से कि सिलेक्ट डीईपीटीएनओ फ्रॉम ईएमपी मतलब क्या लाएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए सारे डिपार्टमेंट नंबर उठा के ले आएगा सर। आपने कोई एक रो लाएगा सर, वो आपने सिलेक्ट लिखा है। अरे ऐसा थोड़ी होता है सर। कोई एक प्रोग्राम के लिए कोई अपना नेचर थोड़ी बदलेगा। क्यों बदलेगा सर? उसका जो नेचर है वही करेगा ना वो तो सर मैं आपको वही बताना ओके सर। यही बताना चाहता हूँ कि जब ये जाता है सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर लाता है तो ये क्या करता है, पहले 10 लाएगा, उठा के एक्स में पुट करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम 10 लाएगा, फिर पुट करेगा, फिर नेक्स्ट 10 लाएगा। लेकिन सर मुझे बताइए, जो मैंने ये प्रोग्राम में लिखा हूं ये क्या है सर? क्वेरी। इम्प्लिसिट कर्सर। इज्जत से नाम लेना, क्वेरी नहीं है, इम्प्लिसिट कर्सर है। मैंने बोला था बिगिन के अंदर आज के बाद कभी भी सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट देखो तो अगर डायरेक्टली सिलेक्ट देखो तो सिलेक्ट मत बोलना, इज्जत से नाम लेना। इट इज अ इम्प्लिसिट कर्सर है। ये क्या है? इम्प्लिसिट कर्सर है। तो मैं जाता हूं सर, और देखो अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूं। मैं डिक्लेयर करता हूं सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर इनटू एक्स फ्रॉम ईएमपी, इस तरह से लिखता हूं, और उसके बाद मैं जाता हूं और उसके बाद मैं लिख लेता हूं एक्स को प्रिंट कर देता हूं। उसके बाद मैं लिख लेता हूं एक्सेप्शन, और यहां लिख लेता हूं व्हेन टू अंडरस्कोर मैनी अंडरस्कोर रोज then dbms underscore output dot put underscore line, हम बोल देंगे more than one rows are fetch। एक से ज्यादा रो फेच होके आ रही है, इसलिए टू अंडरस्कोर मैनी अंडरस्कोर रोज क्या हुआ, रेज हुआ है। अब मैं जाता हूं एक और लिख लेता हूं when no underscore data underscore found, no underscore data underscore found, then dbms underscore output dot put underscore line। ओके चलो ठीक है, यहीं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ट्राई करता हूँ चलेगा क्या। नो डेटा, या बोल सकते हैं नो रोज आर सिलेक्टेड, और नो रोज आर, उसके बाद एंड। अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई सर, TOO आना था। टू अंडरस्कोर मैनी अंडरस्कोर रोज मोर देन वन रोज, यहां लिख देते हैं नो डेटा फाउंड। ओके देखो क्या बोल दिया उसने, डायरेक्टली एक्सेप्शन रेज कर दिया। मोर देन वन रोज आर फेच, क्यों? इसलिए देखो ये हो रहा है टू अंडरस्कोर, क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ये सिलेक्ट फेच करने जाएगा तो मुझे बताओ क्या आपने कोई फिल्टर लगाया है क्या?
क्या आपने No. बोला है एक रो? तो मुझे बताओ क्या एक से ज्यादा रो फेच होके आएगी कि नहीं आएगी? I आएगी। आएगी। ऑब्वियस है, एक्सेप्शन यहीं आ जाएगा, ये यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा और सीधा जाएगा टू अंडरस्कोर मैनी अंडरस्कोर रोज बोल देगा, दैट्स इट। अब देखो सर, मैं जाता हूं और मैं एक और एसक्यूएल प्रॉम्प्ट स्टार्ट करता हूं। पहले हम देख ले हम स्कॉट टाइगर में ही है क्या, शायद ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। अब मैं देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कुछ डेटा, सिलेक्ट EMPNO कॉमा ई नेम फ्रॉम EMP, यूनिक रो देखते हैं। अब देखो यूनिक रो 1112 यूनिक है, ओके। ये देखो EMPNO यूनिक है ना, एक ही। अगर हम स्पेसिफिक बोलेंगे 1112 लाओ, तो क्या 1112 नीचे कोई है क्या और? नहीं। तो मुझे बताओ कितनी रो फेच होके आएगी? एक। एक रो, करेक्ट है, ओके। तो चलिए हम जाते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं और हम यहाँ पे जाते हैं, हम बोलते हैं डिक्लेयर और हम चेंज करते हैं ENO नाम का वेरिएबल लेते हैं, जिसका टाइप हम बता देते हैं नंबर, जिसका टाइप हम बता देते हैं नंबर, और नंबर दे देते हैं 4, और हम बोल देते हैं बिगिन। बिगिन के बाद ENO, मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको इस तरह से डायनामिक वैल्यू डालने की। ENO ENO कोलन इक्वल्स टू नंबर M% ऑफ। आप राइट हैंड साइड में कोई भी वेरिएबल का नाम लिखो तो चलता है, राइट हैंड साइड में कोई भी नाम लिखो तो चलता है, लेकिन लेफ्ट हैंड में वही नाम दो जो आपने डिक्लेयर किया है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इग्नोर मत करना, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में वही वेरिएबल का नाम दिया जाता है जो आपने डिक्लेयर किया है, राइट हैंड साइड में कुछ भी नाम दो तो चलता है। अभी तक ये चीज मैंने आपको नहीं बताई थी, क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं थी, अभी भी जरूरत नहीं है, लेकिन अब हम ये चीजें समझ गए ना कि इनपुट देते कैसे हैं। तो अब आपको एडिशनल चीज बता रहा हूँ, राइट हैंड साइड में आप अपना नाम भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेफ्ट हैंड में वही वेरिएबल का नाम देना है जो आपने डिक्लेयर किया है, दैट्स इट। अब आगे बढ़ता हूँ, EMPNO मैं इनपुट करूंगा, उसके बाद ऐसा नहीं, मैं सिंपल ही लेता हूँ सर। मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि सिलेक्ट, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, सिलेक्ट में जाता हूँ, सिलेक्ट EMPNO इनटू EMPNO इनटू ENO, मैं EMPNO इनटू ENO फ्रॉम EMP वेयर 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 EMPNO इज इक्वल्स टू 1112। अब मुझे बताओ, जब ये क्वेरी फायर होगी, EMPNO उठा के किसमें ENO में डालेगा, लेकिन कौन सा सिर्फ 1112, तो मुझे बताओ कितनी रो फेच होके आएगी? 1 रो। एक ही रो आएगी ना। तो ये सिलेक्ट कितनी रो फेच करने के लिए बनाया गया है? सिलेक्ट इनटू कितनी रो फेच करने के लिए बनाया गया है? एक ही रो। एक ही रो। तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। तो मैं जाता हूं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं EMPNO, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू पुट होके किस में भेज देगा ये? ENO में। तो मैं ENO को प्रिंट कर दूंगा, ENO प्रिंट कर दूंगा। उसके बाद एक्सेप्शन, when two underscore many underscore rows, then ये, when no data found, then ये, इसके बाद एंड। अब ध्यान देना, जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये उठा के लाएगा, एक रो ENO में दे देगा, क्या देगा? EMPNO कितना है? 1112। तो ये एक्सेप्शन आएगा ही नहीं, तो एक्सेप्शन में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या करेगा? EMPNO कोलन और ENO की जगह ये वैल्यू क्या कर देगा? पुट कर देगा। देखो सर, आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। अब और क्लियर हो गया ना, थ्योरी हमने पढ़ ली, अब हम प्रोग्राम ले रहे हैं, तो जो डाउट्स थे वो प्रोग्राम से क्लियर हो रहे हैं आप लोगों के। अब समझ में आ रहा है किस तरह से वर्क कर रहा है ये? यस सर। प्लीज मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करिए सर। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभी प्रोग्राम्स की कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ेगी। तो ये मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, आगे चल के प्रोसीजर आएंगे, ये सब आएंगे, तो ये सब चीजें यूज होगी, इसलिए प्लीज प्रैक्टिस करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक से ज्यादा आई तो टू अंडरस्कोर मैनी अंडरस्कोर रोज, एक आई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अब हम देखेंगे कि एक ऐसी रो डालेंगे 1122 है, 1133 44 55 66 77 88 तक है। ओके हम क्या करते हैं, हम वैल्यू डालेंगे 1111 4 टाइम्स 1। कहीं दिख रहा है क्या 4 टाइम्स 1? नहीं। नहीं है, तो वो रो नहीं है। तो चलिए अब हम जाते हैं डिक्लेयर 1122 की 111 ले लेते हैं, इस तरह से ले लेते हैं। उसको प्रिंट कर देंगे एक्सेप्शन। अब देखो सर, मुझे बताओ 1111 मिलेगा ही नहीं तो क्या रो फेच करके लाएगा क्या? नहीं। नहीं लाएगा। तो क्या एक्सेप्शन रेस करेगा या नहीं करेगा? करेगा। कौन सा एक्सेप्शन रेस करेगा? लास्ट वन। नो डेटा नो फाउंड। अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड। चलिए सर हम देखते हैं और इंटर करते हैं। देखिए नो डेटा फाउंड सर आया या नहीं आया? आया। आया। अब मुझे बताइए, अब यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? समझ में आया? इम्प्लिसिट तो समझ में आ गया होगा, इम्प्लिसिट सिलेक्ट तो समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को? इम्प्लिसिट sir. सिलेक्ट में कोई प्रॉब्लम है? नो No, सर। sir. तो सर आज के बाद कभी भी बिगिन के अंदर सिलेक्ट देखो तो क्या है ये? इम्प्लिसिट कर्सर। इम्प्लिसिट कर्सर। याद रखना सर, हमको इस तरह से पढ़ना है। बाकी बच्चों में और आप में यही डिफरेंस होना चाहिए कि वो बोलेंगे सर ये तो सिलेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन आप बोलोगे ये सिलेक्ट नहीं है, ये तो सर इम्प्लिसिट कर्सर है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस सर। अब चलिए मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। मैं जाता हूं डिक्लेयर, ध्यान देना डिक्लेयर, मैं यहां जाता हूं और यहां लिख लेता हूं डिक्लेयर, मैं ट्राई करता हूं ऐसा होगा क्या। डीएनओ नंबर मैं यहां ले लेता हूं, 4 भी ले लेता हूं या 2 भी ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बिगिन में जाता हूं और बिगिन में जाने के बाद मैं बोल देता हूं डीएनओ को इनपुट करो m% ऑफ डीएनओ। ओके डिपार्टमेंट नंबर इनपुट करेंगे। उसके बाद मैं क्या बोलता हूं, अपडेट ईएमपी सेट सेल इज इक्वल टू सेल प्लस 100। ध्यान देना सेल इक्वल टू सेल प्लस 100 वेयर डीपीटी एनओ इज इक्वल टू डीएनओ। पता है क्या होगा, हम डिपार्टमेंट नंबर हम इनपुट कर रहे हैं, अगर हम डालेंगे 10 तो हम क्या बोल रहे हैं, जाओ सैलरी जो भी सैलरी होगी उसको 100 और ऐड कर दो, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर कौन सा लेना जो आप इनपुट कर रहे हो। 10 डालोगे तो 10 में हो जाएगा, 20 डालोगे तो 20 में हो जाएगा। मैं जाता हूं अपडेट करूंगा और उसके बाद मैं बोल दूंगा एक्सेप्शन और टू अंडरस्कोर मैनी अंडरस्कोर रोज, ये नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड। उसके बाद एंड। अब देखो सर, अगर मैं डिपार्टमेंट नंबर डालूंगा 10 तो कौन सी रो अपडेट होगी, 10 वाली रो। चलो उसके पहले मैं दिखा दूं कि 10 में क्या डेटा है। 10 में डेटा देख लो सर, सिलेक्ट EMPNO कॉमा ENAME कॉमा जॉब कॉमा सेल फ्रॉम EMP वेयर DEPT NO इज इक्वल टू 10। अगर हम 10 डालेंगे तो 10 में देखो सैलरी जो दिख रही है आपको कितनी है, 1600 3000। अगर दो 3000 वाले हैं तो ये 3100 हो जाएंगे और 1600 वाला 1700 हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम। देखो सर कोई एक्सेप्शन रेज हुआ, सक्सेसफुली बोला उसने, हो गया। यस सर। मुझे बताओ सर 10 वाली जितनी रोज हैं, चलिए अब हम देखते हैं ये क्वेरी कहाँ गया। हम जाते हैं डेटा देखते हैं सर। चलिए हम फिर से जाते हैं और देखते हैं। मुझे लगता है हम शायद गलत यूजर में हैं, हम स्क्वाड 1 में जाके देखते हैं कनेक्ट। अच्छा नहीं नहीं, यहाँ नहीं दिखाएगा सर, वो दिखाएगा यहीं पे। देखो सिलेक्ट EMPNO, सॉरी
क्योंकि वो सेशन अलग है। सिलेक्ट EMP NO कॉमा ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सेल फ्रॉम EMP वेयर DEPT NO इज इक्वल टू 10। तो देखो सर, आपको 1600 का 1700 दिख रहा है, 3100 दिख रही है। मुझे बताइए सर, कंसेप्ट समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके सर, लेकिन अगर एक मैसेज आ जाता तो मजा आ जाता ना, कितनी रो अपडेट हुई। अरे सर समझ में आया क्या? आया क्या मैसेज यहाँ पे? No, sir. No, sir. नहीं आया ना। अगर आ जाता तो अच्छा रहता। चलिए अब मैं वो भी लाके दिखाता हूँ आपको। उसका डिटेल हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बता देता हूँ। हाँ, जब ये होता है अपडेट, उसके बाद हम लिख देंगे DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और हम बोल देंगे रोज अपडेटेड इज इक्वल टू, सिंगल कोट्स में जाएंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे SQL परसेंट रो काउंट। ये सर मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, बस इतना समझना कि इम्प्लिसिट कर्सर है इसलिए SQL लिख रहे हैं। परसेंट रो काउंट क्या होता है? ये बताता है कि कितनी रोज पर प्रोसेसिंग हुई है, मतलब कितनी रोज पर प्रोसेसिंग हुई है। अगर 4 रो अपडेट होगी तो इसके पास काउंट आएगा 4, अगर 3 रो पर अपडेशन होगा तो आएगा 3। तो ये परसेंट रो काउंट करता है कितनी रोज पर प्रोसेसिंग हुई है। सेमीकोलन दे देता हूं, इसलिए मैसेज आ जाएगा रोज अपडेटेड, जितनी रोज पर हुई होगी वो। सर आपने SQL क्यों लिखा है? क्योंकि कभी भी इम्प्लिसिट कर्सर होता है तो SQL लिखते हैं, बताऊंगा मैं आपको डिटेल, अलग से वो टॉपिक है। फिलहाल अभी इतना ही समझो और हम जाते हैं। उसके बाद हम एक्सेप्शन टू अंडरस्कोर मैनी अंडरस्कोर रोज, और देखिए हम जाते हैं और एंड लिखते हैं और स्लैश करते हैं और इंटर। अब देखो मैं पुट कर दूंगा 20 वाली रोज, तो देखो लिख के आएगा कितनी रो अपडेटेड 2 रोज। अगर मैं जाता हूं और फिर से दे देता हूं, अगर मैं 30 दे देता हूं तो देखो क्या बोलेगा, रोज अपडेटेड कितना 3। अगर मैं जाता हूं और मैं बोल देता हूं 10, तो 10 बोल दूंगा तो क्या बोलेगा 4 रोज अपडेटेड। सर समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो सर Yes, मैंने sir. आपको एक चीज बताई थी कि ये रूल अगर एक से ज्यादा रो अपडेट होगी, एक से ज्यादा रो डिलीट होगी, तो क्या ये रूल इसके लिए इनके लिए अप्लाई होगा क्या, ये एक्सेप्शन वाला? नहीं होगा ना सर, क्योंकि ये अगर एक से ज्यादा रो अपडेट होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी इम्प्लिसिट है। लेकिन सिर्फ वो रूल जो लागू होता है वो किस में लागू होता है? सिलेक्ट में। मतलब एक से ज्यादा रो फेच करके लाया तो 2 अंडरस्कोर मैनी, एक भी नहीं लाया तो नो अंडरस्कोर डेटा, एक ही लाना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो कि एक से ज्यादा रो अपडेट हो रही है तो भी क्या एक्सेप्शन रेज हुआ क्या? नहीं। नहीं हुआ। एक से ज्यादा रो अपडेट होगी, डिलीट बाकी भी मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं है, बट आज के लिए इतना ही ले रहा हूं। लेकिन ये चीज को समझिए कि मैंने जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने बोला था सिर्फ इम्प्लिसिट सिलेक्ट में वो एक्सेप्शन आता है, अगर एक से ज्यादा रो आई तो 2 अंडरस्कोर मैनी अंडरस्कोर, एक भी नहीं आई तो नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड। अगर इस केस में आप कल को चल के एक भी रो अपडेट मत करो, डाल दो 50, है क्या 50 वाला कोई डिपार्टमेंट नंबर? नहीं। नहीं है। देखो क्या बोलता है, रोज अपडेटेड 0, लेकिन एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ। तो ये इंसर्ट के, अपडेट के और डिलीट के केस में वो एक्सेप्शन नहीं आता। सिर्फ वो एक्सेप्शन कब आता है? सिलेक्ट कर्सर के वक्त। करेक्ट, करेक्ट, एग्जैक्टली। तो सर आज के लिए हम इतना ही लेते हैं यहाँ पे।